हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी हेल्प करेंगे हमें। तो आइए उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि थ्री नंबर्स इन एपी, अगर तीन नंबर हमें एपी में सेलेक्ट करना हो, स्पेशली व्हेन देयर सम इज गिवन, तो हम यूजुअली वो नंबर सेलेक्ट करते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है। पांच नंबर अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो हम नंबर सेलेक्ट करते हैं ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। एक बात हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि अगर तीन नंबर हमने सेलेक्ट किया तो इस केस में कॉमन डिफरेंस जो हमारा होता है वो डी होता है। ठीक है। फाइव नंबर्स में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा कॉमन डिफरेंस जो है एपी का वो भी क्या है, डी है। ठीक है। लेकिन अगर हमें इवन नंबर ऑफ नंबर सेलेक्ट करना हो, जैसे फोर नंबर्स इन एपी सेलेक्ट करना हो, तो यहां पे हम नंबर सेलेक्ट करते हैं ए माइनस डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो टू डी होता है। ये बहुत केयरफुली हमें सेलेक्ट करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। सिमिलरली सिक्स नंबर्स इन एडी एपी अगर हमें लेना हो तो वो नंबर्स हम लेते हैं ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस फाइव डी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, टू डी। ये नंबर्स हमने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि अगर ध्यान से देखिए तो इन तीनों का अगर हम सम लेते हैं तो हमारे पास डी कैंसिल आउट हो जाता है और सिंपली हमारे पास थ्री ए सम बचता है। यहाँ पे भी अगर हम इनका सम लेते हैं तो यहाँ पे भी देखिएगा तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ सम सिर्फ फाइव ए बचता है। यहाँ पे अगर हम सम लेते हैं तो सम फोर ए, यहाँ पे हम सम लेते हैं तो सम सिक्स ए बचता है। तो यानी ये नंबर्स हम लोग इस तरीके से प्रेफरेबली तब सेलेक्ट करते हैं व्हेन सम इज गिवन। तो जब हमारे पास व्हेन सम इज गिवन, जब हमारे पास सम दिया हुआ रहे नंबर्स का, तो इस तरीके से सिलेक्ट करना हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इफ वी पिक द टर्म्स ऑफ एन एपी इन पर्टिकुलर इंटरवल, then picked sequence is also an AP with common difference interval times the original common difference। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक AP दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक फिक्स इंटरवल पे टर्म्स को सेलेक्ट करना शुरू किया। तो चलिए दो दो के इंटरवल पे हम टर्म सेलेक्ट करते हैं, यानी ए वन सेलेक्ट किया, फिर ए थ्री सेलेक्ट किया, फिर ए फाइव सेलेक्ट किया, फिर ए सेवन सेलेक्ट किया। यानी इसमें से हमने एक नया सीक्वेंस सेलेक्ट किया जिसके टर्म्स है हमारे पास ए वन, ए थ्री, ए फाइव, ए सेवन एंड सो ऑन। तो ये जो सिलेक्टेड सीक्वेंस है ये भी किस में होगा, एपी में होगा। और इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो इंटरवल हमने कितने का सेलेक्ट किया था, दो का, तो टू, यानी इंटरवल टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस ऑफ द न्यू एपी जो हमने सेलेक्ट किया है वो हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इफ ए वन ए टू ए थ्री एंड बी वन बी टू बी थ्री आर टू एपीज, देन इन दोनों एपीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम, ठीक है, ये जो सीक्वेंस बनेगा ये भी एपी में होगा। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस, ये जो सीक्वेंस बनेगा ये भी एपी में होगा। लेकिन करस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर रेशियो हम लेते हैं तो ये रेशियो हमारा एपी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये ए वन ए टू बी वन बी टू की वैल्यूज क्या है। लेकिन ये तो आपके एपी में होंगे ही होंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी is increased or decreased by the same number, then the resulting sequence is also in AP। यानी अगर आप AP के हर टर्म में किसी कांस्टेंट को ऐड कर देते हो या किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने A1 A2 A3 AP में देखा था, तो अगर आपके पास A1 A2 A3 सो ऑन अगर ये AP में है, ठीक है, तो A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के, ये भी आपका किस में होगा, एपी में होगा। ठीक है। और यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम रह जाता है।
कॉमन डिफरेंस अगर इस एपी का कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस आपका सेम ही रहता है डी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर के, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। यानी आप अगर किसी एपी के हर टर्म में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी आपका किस में बनेगा, एपी में ही बनेगा। ठीक है। डिवाइड भी कर दीजिएगा तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका एपी में रहेगा। बस यहां पे कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई किया है आपने के से, तो कॉमन डिफरेंस भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर टर्म्स को आपने डिवाइड किया है के से, तो कॉमन डिफरेंस भी आपका के से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी टर्म ऑफ एन एपी एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास एपी अगर हम लेते हैं से A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 एंड सो ऑन। ठीक है। और मान लीजिए A6 तक के टर्म्स ही लेते हैं। ठीक है। तो अगर इक्वी डिस्टेंट टर्म्स अगर हम लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर टर्म से, तो जैसे A4 से ये A3 और A5 क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A3 प्लस A5 अपॉन 2 इज बेसिकली इक्वल टू A4। सिमिलरली A4 से अगर दो यूनिट्स का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास A2 प्लस A6 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाता है A4। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ध्यान से देखिए। ये A4 कैसे आया? तो A3 और A5, अगर इन दोनों 3 और 5 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 8। ठीक है। तो अगर इसका इन दोनों के सफिक्स का सम 8 है, तो इसका हाफ करते हैं, 8 का हाफ करते हैं तो 2 होगा। तो इन दोनों टर्म्स के सम का हाफ A4 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सफिक्स का सम देखिए 8 आ रहा है, उसका हाफ करेंगे तो 4 आता है, तो इन दोनों टर्म्स के सम का हाफ भी हमारा कितना आएगा, A4 आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि an इज इक्वल टू हाफ ऑफ an माइनस टू प्लस an प्लस टू, क्योंकि इन दोनों का देखिए, इसका और इसका सम कितना आएगा, 2n, उसका हाफ करेंगे तो n आएगा। तो यानी इन दोनों टर्म्स के सम का हाफ करेंगे तो हमें an मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब सवाल करते हैं इस पे एग्जांपल्स कुछ। क्वेश्चन ये है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो अब यहाँ पे देखिए एपी का सम हमें दिया हुआ है, एपी का सम हमें दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे कि लेट टर्म्स बी, क्योंकि सम दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं a माइनस टी, ए और a प्लस टी, ये हमारे तीन टर्म्स हैं एपी के। तो इसका सम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सम हो गया 3a, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 27। तो यानी यहां से a की वैल्यू आ गई सिंपली 9। अब d की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक और कंडीशन दिया है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। तो यानी आपके पास a माइनस डी होल स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर्ड, इसकी वैल्यू दी हुई है 293। ठीक है। a तो 9 दिया हुआ है, तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 बार आएगा, तो 3a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। a की वैल्यू हम 9 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 81 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293, है ना। तो यहाँ से आपके पास 2d स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 293 माइनस ये 243 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू आ गई 50, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। यानी आपके पास डी आ जाएगा या तो 5 या फिर -5। इन एनी केस हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा जब d इज इक्वल टू 5 आया, ठीक है, तो हमारा जो एपी बनेगा उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस टी, तो यानी 4, 9 माइनस 5 इज 4। दूसरा टर्म है a, दैट इज 9, और तीसरा टर्म है आपके पास a प्लस डी, दैट इज 14। ठीक है। और अगर d इज इक्वल टू -5 लेते हैं आप, ठीक है, तो इन दैट केस एपी हमारा बनेगा एक डिक्रीजिंग एपी, और इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 14, सेकेंड टर्म 9 और थर्ड टर्म 4।
ठीक है, तो ये इस तरीके का एपी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, ए क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। ए बी और सी ये किस में है? एपी में है। तो अगर एपी में है तो किसी भी एपी के सारे टर्म्स को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एपी में होगा। तो यानी -1 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो -a -b और -c ये भी किस में होगा? एपी में होगा। और किसी कांस्टेंट को अगर सारे टर्म्स में ऐड किया तो भी हमारा एपी में होगा। तो चलिए हम a प्लस बी प्लस सी सब में ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी पहले वाले टर्म में भी ऐड किया, a प्लस बी प्लस सी दूसरे वाले टर्म में भी ऐड किया, और a प्लस बी प्लस सी तीसरे वाले टर्म में भी ऐड किया। तो ये भी किस में बनेगा? एपी में। सिंप्लीफाई किया तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा, आप a प्लस सी लिखिए या c प्लस ए लिखिए। ठीक है, c प्लस ए लिख लेते हैं। तो ये बन गया c प्लस ए, और यहाँ पे बन जाएगा आपका a प्लस बी। ये भी किस में आ गया? एपी में। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, तो दिस इज प्रूव्ड। बी ऑप्शन देखते हैं। तो बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। तो देखिए हमने क्या कहा था, शुरुआत करेंगे हम ए बी सी, ये किस में है? एपी में है। इन सारे टर्म्स में -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2a -2b और -2c ये भी किस में होगा? एपी में होगा। अब इन सब में a प्लस बी प्लस सी अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऐड कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी -2a, कॉन्स्टेंट टर्म हम ऐड कर रहे हैं तो टर्म्स हमारे किस में रहेंगे? एपी में रहेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी -2b और a प्लस बी प्लस सी -2c ये भी किस में होगा? एपी में होगा। यानी यहां से हमारे पास बन गया b प्लस सी माइनस ए, तो यहां बन जाएगा b प्लस सी माइनस ए, यहां से बन गया आपका c प्लस ए माइनस बी, और यहां से बन गया आपके पास a प्लस बी माइनस सी, ये भी किस में हुआ? एपी में। अब इसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास टर्म किस में बनेगा? एपी में। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, चलिए a प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई a प्लस बी प्लस सी। तो मल्टीप्लाई करने पे पहला टर्म आपके पास देखिए बन जाता है b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म बन जाता है c प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा टर्म बन जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये भी किस में आ जाएगा? एपी में, एंड हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 50 in which the greatest number is 4 times the least। अब सम हमें दिया हुआ है, ठीक है, 50। तो यानी हमें टर्म्स इस तरीके से चुनने हैं सच दैट 4 टर्म्स इन एपी whose sum is given। तो याद करिए हमने किस तरीके से चुना था, तो लेट टर्म्स बी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ठीक है, यहां पे हम साइड में लिख लेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d। ठीक है क्या? तो देयरफॉर सम हो गया हमारा, ध्यान दीजिए, सम इज इक्वल टू 4a हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें 50 दी हुई है। यानी यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/4 यानी 25/2। ठीक है क्या? और d को निकालने के लिए हमारे पास दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। तो यहां पे मान लेते हैं हमारा d ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यानी क्लियरली ये इंक्रीजिंग एपी है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। तो 4 टाइम्स द लीस्ट, तो a माइनस 3d।
ठीक है क्या? ए की वैल्यू 25/2 आप रख देंगे बाद में। तो चलिए सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग इसमें रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 15D इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए, यानी यहां से हो गया 5 टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू ए, यानी डी की वैल्यू आ गई ए अपॉन 5। ए की वैल्यू 25/2 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है क्या? तो ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, तो देयरफॉर आपके टर्म्स आ जाएंगे। टर्म्स क्या थे देखिए, ए माइनस 3D, तो 25/2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5/2। ठीक है, पहला टर्म हो जाएगा। फिर दूसरा टर्म 25/2 माइनस डी, तो यानी 5/2। ठीक है, और तीसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, यानी 25/2 प्लस 5/2। और चौथा टर्म हो जाएगा 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 25 माइनस 15, 10/2 यानी 5 आ गया। फिर ये 20/2 तो 10 आ गया। तो आगे तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब इसमें कॉमन डिफरेंस आपको 5 दिख ही रहा है, तो अगला टर्म ऑब्वियसली आपके पास 15 होना चाहिए और उसका अगला टर्म कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। और ये है भी सही। तो ये टर्म्स आपके हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉसिबल मिस्टेक ये होती कि आपने ए निकाल लिया और डी निकाल लिया, एंड रादर देन यूजिंग कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2D, आप कॉमन डिफरेंस डी यूज करके आंसर निकाल लेते और यहीं पे आपकी गलती हो जाती। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक और बात आती है कि क्या यही तरीका था इसको सॉल्व करने का? नहीं, आप नॉर्मल एपी को इस तरीके से भी लिख सकते थे। आप इसकी शुरुआत रादर देन कंसिडरिंग दिस, आप ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D से भी शुरुआत कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंस इस मेथड में आ जाता है एज कंपेयर टू दिस, लेकिन आप ये भी यूज कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल यह है कि इफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर इन एपी, देन प्रूव दैट 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, ये भी किस में होगा? एपी में होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर अगर एपी में दिया हुआ है, तो यानी बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस, विल बी इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू। ये मैं किस लिए कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे एक b प्लस ए का टर्म जनरेट होता है और यहाँ b माइनस ए का टर्म जनरेट होता है, और यहाँ पे c प्लस बी का टर्म जनरेट होता है और यहाँ c माइनस बी का टर्म जनरेट होता है। तो हमें चाहिए a प्लस बी का टर्म डिनोमिनेटर में और b प्लस सी का टर्म डिनोमिनेटर में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस ए अपॉन b माइनस ए अपॉन b प्लस सी, है ना, और इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा c माइनस बी अपॉन, क्या हो जाएगा आपके पास? a प्लस बी। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी और b प्लस सी तो आ गया, लेकिन हमारे पास c प्लस ए अभी नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ c प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये बन जाएगा b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी और इंटू सी प्लस ए। ठीक है क्या? फिर इज इक्वल टू c माइनस बी अपॉन, यहां पे है a प्लस बी एंड टाइम्स सी प्लस ए। ठीक है, दोनों तरफ हमने सी प्लस ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको ध्यान से देखिए, हमें अलग अलग करना है। तो इस b माइनस ए को मैं लिख सकता हूं b प्लस सी माइनस ए प्लस सी। तो देखिए ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर से, और यहां पे आपके पास बच गया b प्लस सी टाइम्स सी प्लस ए। ठीक है, माइनस यहां पे भी मैं करता हूं इज इक्वल टू, सॉरी, यहां पे भी मैं करता हूं सी प्लस ए माइनस ऑफ बी प्लस ए। ठीक है, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे बचा आपके पास ए प्लस बी टाइम्स सी प्लस ए। अब अलग अलग कर लेते हैं हम इसको। तो यहां पे हो जाएगा, देखिए बी प्लस सी, दिस अपॉन दिस करिएगा तो बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/c प्लस ए। ठीक है, तो यहां पे बच गया 1/c प्लस ए माइनस दूसरे वाले टर्म में ए प्लस सी कैंसिल आउट होके 1/b प्लस सी बच जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे c प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/a प्लस बी बच गया, और माइनस 1 ये बच जाएगा आपके पास c प्लस ए। ठीक है क्या?
यानी हम यहां से अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो ये वैल्यू यहां से बन जाएगी 1/a+b प्लस 1/b+c इज इक्वल टू 2/c+a, है ना। तो यहां से क्लियरली हम लिख सकते हैं दिस विल इम्प्लाई 1/a+b 1/c+a एंड 1/b+c। ठीक है, ये AP में होगा, या फिर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते भी, रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो कि 1/b+c 1/c+a एंड 1/a+b। ये भी किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। ठीक है क्या, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए हमें प्रूफ करना है A/b+c B/c+a एंड C/a+b आर इन AP। ठीक है, अब देखिए, अगर ये हमारे पास AP में है, ठीक है, ये अगर हमारे पास AP में है तो इसी को यूज करके हम सेकेंड वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए B वाले में हम क्या करते हैं, सबके ऊपर A+b+c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा A+b+c अपॉन b+c, A+b+c अपॉन c+a और A+b+c अपॉन a+b। ये किस में होगा, AP में होगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा हुआ है A/b+c+1, है ना। ये लिखा हुआ है B/c+a+1 और ये लिखा हुआ है C/a+b+1। अब ये भी AP में होगा, और हर AP में से अगर हम एक कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी हमारा AP में होता है। तो सब में से 1 माइनस कर दीजिए और आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा A/b+c B/c+a और C/a+b। ये भी आपका किस में आ गया, AP में आ गया। ठीक है क्या, तो हेंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। तो पहले तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि व्हेन 3 क्वांटिटीज आर इन AP देन द मिडिल वन इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। यानी बड़ा सिंपल सा है कि अगर ABC AP में है तो जो मिडिल वाला टर्म है यानी B हो जाएगा अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। ठीक है, B क्या हो जाता है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। और अगर ABC AP में है तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू टर्म्स हो जाता है। तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू टर्म्स। यानी अगर आप यहां से B की वैल्यू निकालना चाहें तो B की वैल्यू हो जाएगी A+c डिवाइडेड बाई 2, और यही आपका क्या होगा, अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, A और B के बीच में ये आपका अरिथमेटिक मीन, A एंड C, सॉरी नॉट B। ठीक है, तो A और C के बीच में ये आपका क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन। तो A एंड C के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, A+c/2। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिटवीन एनी टू गिवन क्वांटिटीज इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू इंसर्ट एनी नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट द होल सीरीज दस फॉर्म्ड शैल बी एन AP एंड द टर्म्स दस इंसर्टेड आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन्स। इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स है A और B। ठीक है, इसके बीच में हम एनी नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट कर सकते हैं सच दैट रिजल्टेंट सीक्वेंस आपका किस में बने, AP में बने। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए सिर्फ एक टर्म हमें इंसर्ट करना है तो मान लेते हैं वो टर्म हमारा कैपिटल A है। तो ये AP में होने के लिए, ठीक है, A की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, A+b/2। अभी अभी देखा हमने, अगर A के बीच में दो टर्म्स इंसर्ट करने हैं A1 और A2 सच दैट ये AP में रहे, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो बाकी के टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा B-A, क्योंकि B को हम लिखेंगे क्योंकि B फोर्थ टर्म है, तो B इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। तो यहां पे B-A अपॉन क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो देयरफॉर A1 की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दीजिए, A1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास A प्लस कॉमन डिफरेंस यानी A+B-A/3, यानी ये बन जाएगा 2A प्लस B/3। और सिमिलरली A2 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो A प्लस ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो ट्वाइस ऑफ B-A/3
और ये वैल्यू देखिएगा तो बन जाएगा a प्लस 2b/3। तो ये दो आपके अर्थमेटिक मीन्स हो गए। तो इनको हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है क्या? तो यही कहा जा रहा है कि दो नंबर्स के बीच में हम जितने चाहें उतने नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, सच दैट हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में बने? एपी में बने। एक नंबर इंसर्ट करके हमने देख लिया, दो नंबर इंसर्ट करके देख लिया, तो इसी तरीके से n नंबर्स भी हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अगर एबीसी एपी में है तो यह तो हमने देख लिया था कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू टर्म्स। अब अगर हमें n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन a एंड b, तो मान लेते हैं ये n अर्थमेटिक मीन्स ये हैं। ठीक है, n अर्थमेटिक मीन्स ये हैं। तो अब अगर हमें इन अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एंड b इज, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितने हुए। ये तो n अर्थमेटिक मीन्स हो गए और दो टर्म पहले से थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो गए। तो b इज द n+2th टर्म ऑफ दिस एपी। तो b इज इक्वल टू a प्लस n+1 टाइम्स d हो जाएगा, और यहां से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो आ जाती है b माइनस a/n+1। अब ये अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो हमें अगर nth टर्म निकालना है, यानी nth अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो nth an ये इसका n+1th टर्म होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म प्लस n टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा a टाइम्स ऑफ n+1 प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस n टाइम्स ऑफ a अपॉन n+1। और अगर ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा a प्लस n टाइम्स ऑफ b अपॉन n+1। ठीक है क्या? तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी आपकी। एक और खास बात ये है कि summation of all the n arithmetic means inserted between two numbers a and b is n times the single arithmetic mean between a and b। यानी कहने का मतलब ये है कि इन सारे टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें, इन सारे अर्थमेटिक मीन्स को अगर हम ऐड कर दें, तो अगर हमारे पास n अर्थमेटिक मीन्स को हमने ऐड किया तो इसका सम जो होगा वो सिंगल अर्थमेटिक मीन जो आया था, और यहां पे सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? अगर am between a and b, between a and b, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b/2। तो दिस इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो हमने कहा कि n अर्थमेटिक मीन्स का जो सम होगा वो आपका सिंगल अर्थमेटिक मीन्स टाइम्स n हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी समेशन ऑफ, यानी सारे n अर्थमेटिक मीन्स का सम n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन हो जाता है। तो ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है कि इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 67। तो 4 और 67 के बीच में 20 अर्थमेटिक मीन हमें इंसर्ट करने हैं। तो मान लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन्स हैं a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू a20, और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है? 67। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो जाएगा आपके पास, टोटल कितना हो गया? 22, क्योंकि 20 अर्थमेटिक मीन और दो टर्म पहले से दिए हुए थे, है ना? तो इसका जो कॉमन डिफरेंस, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि लास्ट टर्म 67 यानी 22nd टर्म विल बी फर्स्ट टर्म प्लस 21 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो यहां से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस विल बी 67 माइनस 4 अपॉन 21। ठीक है, तो 63/21 ये आ गया 3। तो देयरफॉर आपका a1 हो गया 4 प्लस 3 यानी 7। a2 हो गया, अब तो कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है 3, तो सब में 3 ऐड करते जाइए। a3 हो जाएगा आपका 13 एंड सो ऑन, आगे सारे टर्म्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि if 101 मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 99 देन फाइंड देयर सम। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स इज n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन 1 और 99 के बीच में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 99/2। तो यानी यहां से ये हो गया आपके पास 101 इंटू 50।
सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ गया 5050 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस एक्सप्रेशन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एक तो क्लोज ऑब्जर्वेशन से साफ साफ दिख रहा है कि एन इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्लोज ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो एन इज इक्वल टू 1 से साफ साफ दिख रहा है कि ये ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करके और फाइनल आंसर तक पहुंचना हो तो फिर हम आंसर कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए कि हमें एक ऐसा n चाहिए जिसके लिए a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस वन प्लस b टू द पावर n माइनस वन, ये किसके बराबर हो जाए? a प्लस बी बाई 2 के। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस ट्वाइस ऑफ बी एन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा a प्लस बी टाइम्स a टू द पावर n माइनस वन एन प्लस बी टू द पावर n माइनस वन। इधर हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बन गया a टू द पावर n प्लस a इंटू बी टू द पावर n माइनस वन प्लस b इंटू a टू द पावर n माइनस वन एन प्लस b टू द पावर n। तो एक a टू द पावर n और b टू द पावर n तो हो गया कैंसिल, और बाकी सब को हम LHS में ले आते हैं। तो ये बन जाएगा a टू द पावर n माइनस a इंटू बी टू द पावर n माइनस वन माइनस b इंटू a टू द पावर n माइनस वन एन प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू 0, है ना। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में से मैं a कॉमन ले लेता हूं तो यहां बच जाएगा a टू द पावर n माइनस वन माइनस बी टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, यहां से माइनस b अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा a टू द पावर n माइनस वन माइनस बी टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा ये, तो फैक्टर बनेंगे a माइनस बी और यहाँ बन जाएगा a टू द पावर n माइनस वन माइनस बी टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा। यानी इस केस में a टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको b टू द पावर n माइनस वन से डिवाइड कर दें तो ये बन गया आपका a अपॉन बी टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या? अब सिंस a इज इक्वल टू b तो है नहीं, तो इसका रेशियो तो 1 के बराबर होगा नहीं। यानी अगर ये रेशियो 1 के बराबर नहीं है और ओवरऑल वैल्यू आपको 1 के बराबर लानी है तो क्लियरली पावर को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या आना चाहिए? n माइनस वन इज इक्वल टू 0, यानी यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 1। और ये ऐसा इसलिए कि सिंस a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, तो ये हमने मैथमेटिकली भी लाके निकाल दिया कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके लिए 1 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि इफ p अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 41 सो दैट द रेशियो a3 अपॉन a ऑफ p माइनस वन इज इक्वल टू 2 बाई 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखिए हमारे पास क्या था, एक नंबर था 5, इसके बीच में हमने p अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, तो a1 a2 सो ऑन अप टू ap। ठीक है, और ये है 41, तो ये आपका AP में है ना। तो मान लेते हैं इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल इस केस में D मान लेते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि A3 अपॉन A ऑफ P माइनस वन, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 5। अच्छा, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि A3 जो है वो A1 A2 A3 इधर से चौथा टर्म है, तो यानी 5 प्लस 3D लिख सकते हैं A3 को। तो A3 को मैं लिखता हूं 5 प्लस 3D। ठीक है क्या? और A ऑफ P माइनस वन, तो A ऑफ P माइनस वन यानी इधर से एक बार D माइनस करिएगा 41 में तो AP मिलेगा, एक बार और D माइनस करिएगा यानी 2D माइनस करिएगा तो A ऑफ P माइनस वन मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 41 माइनस 2D, और ये वैल्यू आपको 2 अपॉन 5 दी हुई है। तो यहां से क्या होगा कि D की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 25 प्लस 15D इज इक्वल टू बन जाएगा 82 माइनस 4D। ठीक है, D को इस तरफ ले आते हैं तो 19 टाइम्स D
इज इक्वल टू 82 माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 और 5, 57। तो यानी यहां से d की वैल्यू आ गई 3। अब d की वैल्यू 3 आ गई, कॉमन डिफरेंस। और यहां से अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने थे? इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे p+2। ठीक है, तो हम 41 को लिख सकते थे, सिंस 41 इज द p+2th टर्म, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, इस केस में p+2 था, तो नंबर ऑफ टर्म्स -1 होता तो p+1 एंड टाइम्स कॉमन डिफरेंस तो 3। अब यहां से p की वैल्यू हमें निकल जाएगी, तो ये 36 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ p+1 आ गया। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि इफ दीज नंबर्स आर इन एपी, तो x की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो यहां पे कभी भी 3 नंबर्स अगर हमें एपी में दिए हुए हों, तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द टू टर्म्स होता है। ठीक है, तो यानी यहां से a अगर हमें सॉल्व करना हो तो सम ऑफ द एक्सट्रीम टू टर्म्स, तो log 2 टाइम्स 3 2 बेस 3 प्लस log ऑफ 2 to the power x minus 7/2 is equal to twice log of 2 to the power x minus 5। अब log का इक्वेशन सॉल्व करते समय कुछ बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले तो अगर बेस सेम है तभी हम जाके log ऑफ a प्लस log ऑफ b को log a भी लिखते हैं। और यहां से log सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए, हम एक बार ओरिजिनल log में डाल के जस्टिफाई जरूर करते हैं उस आंसर को। मैं सॉल्व करके बताता हूं कि आपको मैं कह क्या रहा हूं। तो यानी यहां से तो log a प्लस log b, तो log a भी बन जाएगा, तो log 3 बेस 3 2 इंटू ये बन गया 2 to the power x माइनस 7/2। ठीक है, और ये 2 अंदर जाके वो स्क्वायर बन जाएगा, तो log ऑफ ये बन जाएगा 2 to the power x माइनस 5 स्क्वायर बेस 3। log हटा सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा। और log हटाने के बाद मैं एक काम करता हूं, लेट 2 to the power x को t बोल देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2t माइनस 7 इज इक्वल टू t माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है क्या, तो यानी यहां से हो गया आपके पास 2t माइनस 7 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक आ गया टी में, तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे पास। तो टी स्क्वायर माइनस 12t एंड प्लस 32 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से t की दो वैल्यू साफ साफ हमें दिख रही है, एक हो जाएगी 4, दूसरी हो जाएगी 8। तो देयरफॉर 2 टू द पावर x की दो वैल्यूज आई, 4 और 8। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये जाके वेरीफाई जरूर करना चाहिए कि इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल आंसर होगा। अब देखिए, अगर आप 4 लेते हो तो ये लॉग के अंदर का टर्म हो जाएगा नेगेटिव, और हमें पता होता है कि लॉग डिफाइन तभी होता है जब उसके अंदर का टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो। तो यानी ये हमारा ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास इकलौता ऑप्शन बचा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो 3 विल बी आवर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मैं प्रोसेस बता देता हूं आपको। ठीक है, अगर यहां से देखना शुरू करिएगा तो ये 1/x लिखा हुआ है, इसके जस्ट बगल में 2/x लिखा होगा, इसके जस्ट बगल में 3/x लिखा होगा एंड सो ऑन। तो इधर से अगर आप देखोगे ना तो ये आपको एपी, इंक्रीजिंग एपी दिखेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग एपी विथ फर्स्ट टर्म 1/x और सेकेंड टर्म 2/x था, तो दोनों का डिफरेंस भी 1/x। सो दिस इंटायर टर्म इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1/x। ठीक है क्या, तो इसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप देखिए, इसका न्यूमरेटर 1 है और इसका न्यूमरेटर x माइनस 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हमारे पास हो गया
x माइनस वन। ठीक है क्या? तो x माइनस वन टर्म्स है। तो बड़ा सिंपल हो गया। अब तो हमारे पास आंसर, हमारे पास हो गया सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1/x, कॉमन डिफरेंस इज 1/x एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज x माइनस वन। तो सम ऑफ एपी हमारे पास क्या हो जाता है? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना? तो ये बड़ा सिंपल हो गया, इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था। तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x माइनस वन। अच्छा, इन दोनों का सम अगर हम लेते हैं तो ये वन ही बन गया, तो डिवाइडेड बाई टू इंटू वन इज इक्वल टू हो गया 3। ठीक है क्या? तो यानी यहां से हमारा आंसर बन जाएगा x इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7 विल बी आर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मे बी इन एपी एंड हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये है आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स एन माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब इसके तीन रूट्स होंगे और तीनों एपी में हैं। तो मान लेता हूं मैं रूट्स जो हैं वो अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी है। ठीक है, तीन नंबर्स एपी में मान्य होते हैं, तो हम इसी तरीके से तो मानते हैं। तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स, यहां पे अगर हम निकालें, सम ऑफ रूट्स हो जाता है, इन इन रूट्स का अगर आप सम करोगे, इन रूट्स का, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 अल्फा। और इक्वेशन से अगर आप सम ऑफ रूट्स देखोगे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये p आ गया। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई p/3। अब कंडीशन निकालना है, तो देखिए अल्फा तो इस इक्वेशन का एक रूट था और यहां अल्फा की वैल्यू p/3 आई है, तो ये अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो हमारे पास कंडीशन निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा एक अप्रोच हो गया। सो कंडीशन विल बी दैट अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यानी हमारे पास हो गया p/3 का होल क्यूब माइनस p टाइम्स p/3 का होल स्क्वायर प्लस q टाइम्स p/3 एन माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो गया आपके पास p क्यूब अपॉन 27 माइनस p क्यूब अपॉन 9 प्लस p टाइम्स q अपॉन 3 एन माइनस आर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया आपके पास माइनस ऑफ 2p क्यूब अपॉन 27 प्लस p इंटू क्यू बाई 3 एन माइनस आर इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 27 से मल्टीप्लाई कर लें, तो कंडीशन, फाइनल कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन हमारे पास हो गया 27 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये पी क्यूब को आप चाहें तो उस तरफ भी लेते जाएं, तो पी क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ पी क्यूब माइनस 27 टाइम्स ऑफ आर। तो ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि ये इक्वेशन जो है इसका रूट निकालना है। तो हम देखते हैं कि क्या ये वाला कंडीशन यहां सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ठीक है, तो यहां इस इक्वेशन में अगर आप देखिए तो p की वैल्यू क्या दी हुई है? p की वैल्यू 12 दी हुई है। ठीक है, q की वैल्यू आपके पास 39 दी हुई है और r की वैल्यू 28 दी हुई है। तो ये यहां पे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? तो अगर आप देखोगे तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कहने का मतलब कि हमारे रूट्स किस में रहे होंगे? एपी में रहे होंगे। तो इस केस में भी हम रूट्स क्या मान लेते हैं? अल्फा माइनस डी, अल्फा, है ना, और अल्फा प्लस डी। तो सम ऑफ रूट्स अगर हम निकालें तो ये बन गया हमारे पास 3 अल्फा, और इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास सम ऑफ रूट्स है 12। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, अल्फा 4 आ गया। अब डी निकालने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा माइनस डी टाइम्स
अल्फा और टाइम्स अल्फा प्लस डी, और क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू 28 आ रही है। तो ये दोनों मिलके तो अल्फा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया, तो अल्फा की वैल्यू 4 थी, तो 16 माइनस डी स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया हमने, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 3। आप -3 भी ले सकते हैं, लेकिन रूट्स दोनों ही केस में सेम आएंगे। तो देयरफॉर हमारे रूट्स हो गए अल्फा माइनस डी यानी 4 माइनस 3 1, अल्फा यानी 4 और अल्फा प्लस डी यानी 7। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक देन फाइंड एसएन। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी है, तो यानी डी पॉजिटिव दिया गया है। तो मान लेते हैं इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो हैं अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी। तो हमें सम टू एन टर्म्स ऑफ दैट एपी चाहिए, तो यानी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो यहां से अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें तो ये हो जाएगा आपके पास 3 अल्फा, और क्वेश्चन से हमारे पास सम ऑफ रूट्स हो गया 24/4, तो यानी 6, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 2। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर टाइम्स अल्फा, और यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -18/4, दैट इज -9/2। ठीक है क्या, अल्फा की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये 4 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू -9/4 बन जाएगा। तो यानी डी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 25/4, और सिंस इंक्रीजिंग एपी है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। इंक्रीजिंग एपी में डी पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म, अब यहां पे आप गलती करोगे जल्दीबाजी में, फर्स्ट टर्म आप अल्फा ले लोगे विच इज रॉन्ग, क्योंकि एपी का फर्स्ट टर्म तो हमारा अल्फा माइनस डी है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 माइनस 5/2, तो यानी -12। ठीक है क्या, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 5/2। तो देयरफॉर Sn जो होगा हमारा वो हो जाएगा n/2 ट्वाइस इंटू फर्स्ट टर्म एंड प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, दैट इज 5/2। ठीक है क्या, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो ये बन गया n/2, ये -1 हो जाएगा, तो ये बन गया 5n/2 -5/2 -1, तो -7/2। ठीक है, चाहें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n टाइम्स 5n - 7/4 इज द वैल्यू ऑफ योर Sn। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल ये है कि a1 a2 so on up to an are in AP with common difference d not equal to 0, then find the sum of the series। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन देखते हैं अब यहाँ पे कि AP को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का सम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, कॉसेक जो लिखा हुआ है उसको साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये साइन डी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हर टर्म के साथ। तो जो एक्सप्रेशन है एस, वो आपका हो गया कुछ लिखा हुआ साइन डी अपॉन कॉसेक A1, सॉरी कॉसेक को हम लोगों ने साइन में कन्वर्ट कर लिया है, तो साइन A1 है ना इंटू साइन A2। ठीक है, फिर अगला टर्म हो जाएगा साइन डी अपॉन साइन A2 और इंटू साइन A3 एंड प्लस सो ऑन। आखिरी टर्म हमारा हो जाएगा साइन डी अपॉन साइन ऑफ an-1 एंड साइन ऑफ an। अब एक बात हम जानते हैं कि सिंस ये AP में है तो A2 - A1, A3 - A2 इज इक्वल टू सो ऑन an - an-1, ये सारी वैल्यू किसके बराबर होगी, D के बराबर। तो यहां पे सिंस A1 और A2 इन्वॉल्व है,
तो इस d के बदले में हम a2 माइनस a1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू साइन ऑफ a2 माइनस a1 अपॉन साइन ऑफ a2 साइन ऑफ a1। फिर ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ a3 माइनस a2 और यहाँ बन गया आपका साइन ऑफ a2 एंड साइन ऑफ a3। सिमिलरली प्लस ऑन आखिरी टर्म आपका बनेगा साइन ऑफ an माइनस a ऑफ n माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ an माइनस 1 एंड साइन ऑफ an। ठीक है क्या? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे साइन a माइनस बी तो क्या हो जाता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो साइन a2 कॉस a1 और डिवाइडेड बाय साइन a2 साइन a1, तो कॉस a1 अपॉन साइन a1 बच जाएगा, तो ये बन गया कॉट a1 माइनस कॉट a2। ठीक है, सिमिलरली ये वाला टर्म बन जाएगा कॉट a2 माइनस कॉट a3 एंड प्लस सो ऑन आखिरी टर्म आपका बन जाएगा कॉट ऑफ an माइनस 1 माइनस कॉट ऑफ an। अब यहां ध्यान से देखिए, तो पहले टर्म का दूसरा पार्ट और दूसरे टर्म का पहला पार्ट कैंसिल, दूसरे टर्म का पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरे टर्म के पहले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर अगर आपका पहला वाला टर्म बचा है तो इधर आपका हमेशा आखिरी वाला टर्म बचेगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो गया वो बन गया कॉट ऑफ a1 माइनस कॉट ऑफ an एंड दिस विल बी आवर आंसर। अच्छा, इस तरह के सीरीज को ना हम एक खास नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है, आगे जाके देखेंगे और भी इसके एप्लीकेशंस कि क्या होता है टेलीस्कोपिक सीरीज, क्या अप्रोच होती है टेलीस्कोपिक सीरीज के सम निकालने में। ठीक है, फिर अगला सवाल था कि इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स देन शो दैट दीज आर इन एपी। तो इस इक्वेशन के अगर रूट हम अल्फा और बीटा मानते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो यानी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। और हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा और इज इक्वल टू ये हो गया माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी अपॉन ए डिवाइडेड बाई सी अपॉन ए होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों तरफ एक काम करते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है क्या, तो इधर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी ये हो जाएगा माइनस बी टाइम्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर सी। और इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर सी। और ये रिलेशन हम जानते हैं कि दिस विल इम्प्लाई कि बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर ये किस में आ गया, ए पी में आ गया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि प्रूव दैट √2 √3 √5 कैनॉट बी द टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके लिए ना एक छोटा सा थियोरी मैं पहले आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी टर्म्स हैं एपी के, तो हम जानते हैं कि ए एन जो होता है ये फर्स्ट टर्म a1 है ना, और प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर और उसी तरीके से a ऑफ m अगर मैं निकालूं तो a1 प्लस
m-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस हो जाता है। और यहाँ दोनों ही केस में n भी आपका नेचुरल नंबर होता है और m भी आपका नेचुरल नंबर होता है। तो अगर मैं an-am बताऊं, ठीक है, तो ये वैल्यू जो आती है वो n-m टाइम्स d आ जाती है ना। तो यहाँ से दो तीन चीज़ें हम देख सकते हैं। पहला तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा आपका वो an-am अपॉन n-m आ जाता है। तो एक बात तो ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और दूसरा ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि an-am अपॉन d, सिंस ये आपका n-m के बराबर आया है तो ये क्या है, एक इंटीजर है। दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरा तीसरा एक और बात हम कह सकते हैं कि इसी अप्रोच को यूज करके अगर हम an-am अपॉन a ऑफ p माइनस a ऑफ q करेंगे तो यहाँ पे आपके पास n-m अपॉन p माइनस q आ जाएगा, है ना, क्योंकि d और d कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका रैशनल होता है क्योंकि n, m, p, q ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, रैशनल आएगी। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर AP के टर्म्स हैं, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन AP डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अनदर टू टर्म्स ऑफ द सेम AP शुड ऑलवेज बी रैशनल, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रोच है और इसी अप्रोच को यूज करके हम ये सवाल करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट √2 √3 √5 बी pth qth and rth terms of an AP। मान लेते हैं कि AP के टर्म्स हैं। तो इस केस में हम pth टर्म माइनस qth टर्म या qth टर्म माइनस pth टर्म यानी √3 माइनस √2 अपॉन rth टर्म माइनस qth टर्म अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका q माइनस p अपॉन r माइनस q। होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए इसी अप्रोच को यूज करते हुए। तो ये तो हमारा RHS, यहां पे RHS इज रैशनल बट LHS इज इरैशनल। तो यहां पे LHS इज इरैशनल, है ना, एंड RHS इज रैशनल। तो LHS इरैशनल और RHS रैशनल ये हो ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल है नहीं, यानी जो अजम्पशन हमने लिया था कि ये pth qth और rth टर्म है किसी AP के, वो अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर √2 √3 √5 cannot be terms of सेम AP। सेम AP के टर्म्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। AP को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, बहुत सारे सवाल किए हैं। तो आई होप कि AP के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्या हो गए होंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके खूब सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग दीज लेक्चर्स। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये बहुत ही माइन्यूटली क्राफ्टेड एंड साइंटिफिकली डिजाइंड लेक्चर्स हैं, सच दैट इन लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद आप किसी भी तरीके का सवाल आराम से कर सकते हैं, चाहे वो किसी बुक का हो या चाहे किसी कोचिंग के मॉड्यूल का हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इस चैनल पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट।